क्या हाल है सभी के। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने पीछे डिस्कस कर रखा है, अगर आप नहीं देखें उसको देख लीजिए। आज पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है समझिए। कभी आप बाल्टी देखे होंगे और बाल्टी में पानी जब भर करके उसमें पेंसिल वेंसिल डालते हैं तो टेढ़ी टेढ़ी दिखाई देती है, ऐसे घूमी घूमी। तो कोई पूछे वो फिजिक्स का कौन सा जो ये इवेंट्स वहाँ पे कौन सी घटनाएं लग रही हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम वाटर के अंदर रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं, तो वो थोड़ी सी बैंड टाइप की लगती है, टेढ़ी सी लगती है, उसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कुछ विशेष बातें आपको पता होना चाहिए कि मीडियम 1 और मीडियम 2, माध्यम 1 और माध्यम 2 क्या होता है, समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे किसी कॉइन को आप बाल्टी में डालते हैं और जो आपकी बकेट है उसके अंदर अगर वाटर रखा हुआ है तो जो कॉइन है वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, थोड़ा सा ऊंचाई पे लगता है, ऐसा लगता है कि गहराई कम है। तो पूछता है कभी कभी कि ये कौन सा है, मतलब फिजिक्स का कौन सा जो इवेंट इसमें अप्लाई हो रहा है, तो आप कहिएगा रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब कोई भी पेंसिल है उसका पानी के अंदर टेढ़ा दिखाई देना, अब वहाँ अपवर्तन हो रहा है, या कोई कॉइन है उसका ऊपर दिखाई देना, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। आगे बात करते हैं कि अपवर्तन होता क्या है, समझिए। जैसे जब कोई ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये रे है, और जब वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो अपने पाथ को फॉलो नहीं करती है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो बैंड होने के दो तरीके हैं, या तो वो इधर की तरफ झुक जाए, इधर की तरफ, या तो वो इस वाले पाथ को हट करके ये उधर की तरफ चला जाए। तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो ये इंसिडेंट रेज है, जो आने वाली किरण है, वो किस डायरेक्शन में जाएगी, उस उधर की तरफ झुकेगी या इधर की तरफ जाएगी? ये हमने एंगल मेजर करने के लिए एक यहाँ से नॉर्मल गिराया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो आने वाली किरण है, जो आ रही है किरण, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रेज बोलते हैं। और ये जो नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रेज है, इनके बीच जो कोण बनता है, झुकाव है, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंसिडेंट एंगल आपतन कोण कहते हैं। जब कोई भी लाइट रहती, कोई भी रेज रहती है, वो वन मीडियम से किसी अनदर मीडियम में जैसे एंटर करती है, तो वो अपने जो स्ट्रेट पाथ जो उसका था उसको फॉलो नहीं करती है, वहाँ से बैंड हो जाती है। तो इस वाले इवेंट्स को हम लोग कहते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। अब समझिए, अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस स्थिति में ये जो एंगल बन रहा है, दो केस बनेंगे, अभी हम केस की डिस्कस करेंगे। तो ये जो एंगल बनता है, ये कौन सी किरण भाई, रिफ्रैक्टेड, इसको हम लोग कहते हैं कि रिफ्रैक्शन चल रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे ये इंसिडेंट रेज थी, तो ये रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है, ये इंसिडेंट रेज, ये रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। और इस तरीके से इन रिफ्रैक्टेड जो ये रेज है और ये जो आपका नॉर्मल है, इनके बीच जो एंगल बनता है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, पर दोनों आपस में इक्वल नहीं रहेंगे, क्योंकि पाथ इसका सीधा नहीं है। सीधा पाथ रहता तो इक्वल हो जाता। तो जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पाथ से कुछ हट जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, रिफ्रैक्टेड हो रहा है, मतलब अपवर्तन चल रहा है, रिफ्रैक्शन चल रहा है। अब अगर नीचे का मीडियम जो है ऐसा हो जाए कि नीचे का मीडियम आपका थोड़ा सा समझिए रेयरर हो जाए थोड़ा, ठीक है, नीचे का जो मीडियम है वो रेयरर हो जाए और ऊपर का थोड़ा सा डेंस हो जाए, ठीक है, ऊपर का माध्यम थोड़ा सा सघन हो जाए, नीचे का विरल हो जाए। तो जब ऐसा हो कि ऊपर का माध्यम सघन हो, नीचे का विरल हो,
तो प्रकाश की किरणें इससे दूर हटती हैं, इससे दूर की तरफ जाएंगी क्योंकि प्रेशर कम पड़ेगा। जैसे कहीं पे इधर स्ट्रिक्ट नहीं है, कम है, तो इस केस में यहाँ से दूर हटेंगे। अब अगर यही स्ट्रिक्ट होता, यही माध्यम जो हमारा थोड़ा सा डेंस होता है, तो ये प्रकाश की किरणों को मोड़ देता, आगे नहीं जाने देता। तो जब प्रकाश की किरणें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो वो अपने पाथ से कुछ विचलित हो जाती हैं और इस घटना को हम लोग कहते हैं कि जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब हमने कहा कि इस किरण का जो है हटना, दूर हटना, इस बात का संकेत देता है कि नीचे का जो माध्यम है वो आपका रेयरर टाइप का है, मतलब विरल है, वीक टाइप का है। ऊपर जो है, ऊपर का जो है वो सघन है, बोले तो स्ट्रांग टाइप का है, मजबूत है। अगर ऐसा हो कि प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं, अगर ऐसा दिख जाए आपको कि ये इस तरीके का इमेज बन रहा है, ये इंसिडेंट रेज हैं और इधर की तरफ झुक रही हैं, तो समझ जाइएगा कि ये जो माध्यम हो गया ये डेंस हो गया और ये वाला जो है वो रेयरर हो गया, रेयरर हो गया, ये विरल हो गया, ये सघन हो गया। तो कोई पूछे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है तो आप इतनी बातें लिख लीजिएगा। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, समझते हैं कि कब प्रकाश का अपवर्तन होगा, कैसे पहचानेंगे। तो समझिए, ये आपतित किरण है आपकी, ये अपवर्तित किरण है। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, इसके बीच जो आप अभिलंब खींच रहे हैं ये तीनों एक ही जगह पे होना चाहिए, एक सिंगल प्लेस पे होना चाहिए। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और ये अभिलंब जो आप खींच रहे हैं और ये जो बिंदु है आपतन बिंदु, तीनों एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। ये पहला नियम है। फर्स्ट लॉ अगर पूछेगा तो आप बोलिएगा कि ये जो इंसिडेंट रेज है और ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है और ये जो आपकी पॉइंट है और ये जो नॉर्मल खींच रहे हैं, ये तीनों एक ही जगह पे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तब वहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक, अब आगे बताते हैं। स्नेल ने एक चीज बताई थी कि अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, अगर इन दोनों के लिए आप साइन वैल्यू निकालते हैं, साइन आई निकालते हैं और उसमें साइन आर से डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर हमेशा एक कांस्टेंट आता है। हमेशा आंसर क्या आता है? एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड आंसर आता है। इस फिक्स्ड आंसर को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ये फिक्स्ड आंसर होता है। इसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो से बना होता है, सेम क्वांटिटीज के रेशियो से बना होता है। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि स्नेल लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है, तो आप साफ साफ बोल दीजिएगा कि ये जो ऊपर वाला जो एंगल है इंसिडेंट एंगल के लिए साइन और जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है उसके लिए साइन, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट आंसर देता है जिससे रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कहते हैं और यही स्नेल्स लॉ है। स्नेल ने ये चीज कही थी, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन। उन्होंने इस बात को इस तरीके से लिखा था कि साइन आई, इसको थोड़ा सा साफ कर लें, तो आपने प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम पढ़ लिए। नंबर एक, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपतन कोण के लिए साइन की वैल्यू, मतलब आपतन कोण की ज्या, और अपवर्तन कोण के लिए जो आर है उसके लिए ज्या साइन, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट आंसर देता है, एक नियतांक आंसर देता है। उसको अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कहते हैं। आगे समझते हैं हम लोग। उसके आगे समझिए, जो स्नेल ने कहा था कि साइन आई बाई में साइन आर इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि पहले माध्यम से प्रकाश की किरणें अगर दूसरे में जा रही है तो इसको 1 और 2 लिखते हैं। पहले से प्रकाश की किरणें किस में जा रही हैं? दूसरे में जा रही हैं। और हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू n2 बाई n1, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम। ठीक है, सेकेंड वाले के रिस्पेक्ट में हम लोग फर्स्ट वाले को फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू n2 बाई में n1। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू n2 बाई n1। ठीक है, अब अगर हमसे पूछ दे, जैसे ऐसे बोल दिया, कह दिया कि जो है किसी भी
मीडियम में प्रकाश की किरणें जो एंटर कर रही हैं, तो यहाँ पर जो ये एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, इस मीडियम में जाने पर एंगल जो है वो सॉरी, ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री पर वो एंट्री कर रही है और 60 डिग्री एंगल हो जा रहा है। पूछे कि तब उस स्थिति में रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कितना होगा, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन आई की जगह पे 30 पुट कर देंगे क्योंकि आई की वैल्यू 30 दिया हुआ है, और आर की यहाँ बात कर ले तो 60 दिया हुआ है, तो साइन 30 बाई साइन 60 इज इक्वल्स टू एन। और अगर साइन 30 की वैल्यू याद करें तो 1/2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर हमारा आएगा 1/√3, एन इज इक्वल्स टू 1/√3। तो इस तरीके से ये जो है उसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स आएगा। तो इस तरीके से स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी प्रकाश की किरणें जिस मीडियम से आती हैं उसी में, जैसे इस तरीके से देखिए, जैसे ऐसे लिख दे एयर से प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं वो ग्लांस में चली जा रही हैं, तो इसको ANG लिखते हैं, एयर से ग्लांस में। अब फिर मान लीजिए ग्लांस से वाटर में चली जा रही हैं तो इसको हम GNW लिखते हैं। और मान लीजिए वाटर से फिर एयर में जा रही हैं तो हम इसको जो है WNA लिखते हैं। ऐसे केसेस में जहां से आ रही हैं घूम फिर करके फिर वहीं चली जाती हैं। देखिए एयर से ग्लांस में, ग्लांस से फिर वाटर में, वाटर से फिर एयर में। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना पड़ता है, और जो है रिफ्रैक्टेड इंडेक्स निकालने के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। उसका स्पेशली तरीका ये होता है, n बराबर हम ANG का मल्टीप्लाई कर देते हैं GNW के साथ, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं WNA के साथ। ठीक है, और इस वाले कंडीशन के हिसाब से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ANG इज इक्वल टू NG बाई में NA, और इनटू में इसको लिख सकते हैं NW बाई में NG, और इसको लिख सकते हैं NA बाई में NW। ठीक है, तो ये ग्लांस से मतलब एयर से ग्लांस में, या ग्लांस से वाटर में, और वाटर से एयर में। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड इंडेक्स की वैल्यू आएगी 1, n इज इक्वल्स टू 1, अपूर्णांक का मान 1। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी प्रकाश की किरणें जिस मीडियम से जा रही हैं और अगर उसी में इंटरचेंज होते हुए फिर उसी मीडियम में रिटर्न आती हैं, वहां पर आप रिफ्रैक्टेड इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1। ये किसने बताया था? स्नेल्स ने बताया था, स्नेल्स लॉ। ठीक है।